आज की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का दिल से स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि पिछले की जो सीरीज चला रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम का बेहतर तैयारी में सहयोग भी कर रहा होगा। इसी क्लास को रेगुलर करते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं आज बता रहा हूँ आज की क्लास में मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 का सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पारी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक बताएंगे। जिस तरह से पिछले सीरीज को आप देखे हैं उसी तरह से शांतिपूर्वक होकर आराम से देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और जो भी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम सोल्व करा रहे हैं। तो हर दिन के बाद इस दिन भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, हौसला और जुनून को बढ़ाएगा, वो है कि दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें आसान हो जाती है क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। अगर हर काम को अगर आप तकदीर पर टाल देंगे, हमारा तकदीर में लिखा हुआ होगा तो मैट्रिक में अच्छा मार्क्स आएगा, हमारा तकदीर में लिखा हुआ होगा तो हम पास होंगे, या फिर हमारे तकदीर में लिखा हुआ तो हम बड़ा आदमी बनेंगे, तो आप कभी नहीं बनेंगे क्योंकि हर काम को तकदीर पर नहीं लिखा जाता। अगर आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। बिना मेहनत करे हुए सोचेंगे कि भगवान चाहेगा तो ये होगा तो कुछ होगा नहीं। अगर वैसा रहता तो तकदीर में नहीं लिखा हुआ कि मैथ समझ में नहीं आएगा तो गलत है। आप उसमें मेहनत कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो हम बोले थे कि अगर 144 दिया हुआ है और 2 का घातांक पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पहले 2 से ही लगाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 7 2 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9। इसके बाद 2 से लगेगा, अब नहीं लगेगा तब आगे सोचेंगे। 2 के बाद 3 सोचेगा। आपसे पूछ रहा है 2 के घातांक यानी कि सर 2 कितना बार आया है, इसमें 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 यानी सर 2 के पावर 4 लिखेंगे और 3 के पावर 2। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है 2 का घातांक। तो 2 का घातांक कितना है 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा, इसलिए अगर पिछले क्लास में नहीं सीखे तो सीख लीजिए। जिसका घातांक पूछ रहा है आपको उसी से पहले डिवाइड करना है, फिर फैक्टर करते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कितना उसका घातांक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कई बार बता चुके हैं। कह रहे कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है √17 100, ऑप्शन दिया हुआ है 4 और एक और ऑप्शन दिया हुआ है √16 + 25। अब देखिए आपसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन होगा। परिमेय संख्या हुआ होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन होगा। तो देखिए तो √17 को फैक्टर है अब और रूट निकाल सकता है नहीं, √17 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं नहीं। तो पहले ही ऑप्शन हो गया कि अपरिमेय संख्या है। अब आगे भी देख लीजिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं है कि नहीं। 4 में 4 है, इसका कितना हो जाएगा 2 1, इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको देखिए 16 के कितना होगा स्क्वायर रूट 4 तो वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5 5 4 9 9 बटा 1। सर इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय, ये भी परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आप परिमेय पूछ रहा था, परिमेय कौन हो गया √70। पीछे जो पढ़े हो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप जब भी पढ़े तो उसको जाकर रिपीटेशन कीजिए। एक होमवर्क शीट ले लीजिए 10 रुपए के, फिर 1 से 50 किसी भी साल को उठा लीजिए या फिर मॉडल सेट को उठा लीजिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि 1 से 50 में हमको कितना बनता है। फिर अगर 1 से 50 में 10 15 पहला दिन बन रहा है तो दूसरा दिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा और इस तरह से इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि आप सब चीज पढ़ लिए वही चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप पढ़ेंगे। कारक निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ऐसा प्रश्न भी आपको ऑप्शन से ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 91, 213 और 41 और डी हो गया 501। अब बताइए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, जो एक से और स्वयं से कटे उसके अलावा किसी से
ना कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा किसी और से कटे, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और हमको निकालना है अभाज्य संख्या। अ मतलब नहीं और भाज्य मतलब विभाज्य, यानी कि कोई एक और स्वयं को छोड़ के किसी और से विभाज्य नहीं होता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखियो तो कट जाएगा 13 से भी और 7 से भी, है कि नहीं? आप इसमें देखेंगे कि 41 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो अभाज्य बोला तो कौन हो जाएगा? 41। कहीं ऑप्शन ऑफ देखेंगे 31, तभी वो क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। आप याद रखिए प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं 41 या 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। जहां भी ऑप्शन में देखिए 31, 41, 11, क्या हो गया? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? नहीं। जिनको नहीं आता है नोट करते जाइए ताकि आप सीखिए। अब आपको लग रहा हो कि सर जो हम सीरीज चला रहे थे 4-5 क्लास से मुश्किल से हुआ है, सब चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर जो डे 1 क्लास से जहां से स्टार्ट किए थे वहां से जो सीरियस होता है जाकर पढ़ता रहता होगा, समझिए उसको आसान होगा कि नहीं आसान? 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों बनेगा। और इसी तरह से आपका फाइनल 2023 में भी पूछेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डेडिकेशन के साथ रहिए, शांतिपूर्वक सुनिए और इसका फायदा उठाइए। क्योंकि आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मस्सा क्या है? 1 बता देंगे नहीं बता? अगर दो लगातार संख्या पूछे उसका मस्सा 1 होता है। अगर अभाज्य संख्या पूछे, क्या पूछे? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के एचसीएफ या मस्सा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। आप याद कर लीजिए अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। दो लगातार संख्या, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मिलेगा। दो लगातार संख्या का एचसीएफ इसको मस्सा बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1, दो लगातार संख्या का एचसीएफ 1। एक होता है सहअभाज्य। क्या होता है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। और एक और याद रखिएगा सम संख्या। सम संख्या, दो सम संख्या, दो सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। इसका 2 होता है। सम संख्या पूछेगा तो 2, लेकिन दो अभाज्य संख्या पूछे, दो लगातार संख्या पूछे या दो सहअभाज्य संख्या पूछे, इसका एचसीएफ 1 होता है। आप अगर ये चीज याद कर लेंगे तो परीक्षा में हमारा चेहरा जरूर याद आएगा। डायरेक्ट देखेंगे दो लगातार संख्या का एचसीएफ 1 सर आ गया, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 आ गया, दो सम संख्या का एचसीएफ 2। तो डायरेक्ट आपको आएगा, इसलिए जिसको नहीं याद है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कह रहा है कि परिमेय संख्या चुनिए। देखिए परिमेय अपरिमेय से 2 क्वेश्चन आ गया। अब परिमेय अपरिमेय के कॉन्सेप्ट खाली क्लियर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन का हम ऑप्शन से बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1/√144। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है √50/1/32। डी बराबर 5 + √a ये होगा। ठीक है? अब देखिए परिमेय संख्या फिर से आप कैलकुलेशन करें। इधर देखिए रूट पूरा है। यस सर। आप बता सकते वो भी रहते तो देखिए इधर देखिए फिर से क्लियर कीजिए। परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसके हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में निकालना। पिछला वाला था अपरिमेय जिसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है? तो आप याद रखिए अगर √2, √3, √5, √7, √11, √12 ये सब अगर देखिए तो सबका सब अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और इसमें कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तभी होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। तो देखिए यहां से 1/44, 1/4 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। कितना होता है? 12। तो सर ये बाहर आ जाएगा। देखो 12 p/q के रूप में लिख दिए। परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? यही। अब इसको देखिए, इसी कट गया, कटेंगे नहीं? अब 5 से 10 हो गया। अंडर रूट में 1/10 और रूट में 10, रूट में क्या होगा? 10, रूट में 10 तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √32 क्या होगा? 16 × 2 तो 4 बाहर आ जाएगा और √2। अगर सर √2 है तो क्या होगा? अपरिमेय। और इसके साथ 4 से गुना किया फिर भी क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन पूछ रहा था क्या? परिमेय। क्या पूछ रहा था? परिमेय। आगे देखिए ये है अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। इसमें कुछ जोड़ेगा फिर भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो ये चीज आपको याद रखिए। √3, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 अगर देखेगा तो अपरिमेय है। इसके साथ कुछ भी गुना कर दे, जोड़ दे, घटा दे, वो भी होगा अपरिमेय। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में बताना है। हम आपको बताया था सम पूर्णांक के रूप में, विषम पूर्णांक के रूप में। 6³ + 1 बी ऑप्शन है।
P, C ऑप्शन है आपको P + 1 और D है 2P। अब बताइए आपको निकालना है सम पूर्णांक के रूप में, किसमें? सम पूर्णांक के रूप में। अब बताइए हम बताए थे कि नहीं सम पूर्णांक के रूप में कौन होता है? जिसको इवन इंटीजर बोलते हैं, इवन इंटीजर के रूप में 2p क्या हो जाएगा? 2p। हम बताए थे कि अगर 2p है तो सम 2p + 1 हुआ तो b सम क्या हुआ? b सम। अगर 2p + 2 हुआ तो फिर से सम, और 2p + 3 हुआ तो b सम क्या हुआ? b सम। फिर 2p + 4 हुआ तो सम, और 2p + 5 दिया हुआ तो b सम। या सर लास्ट में b सम आ रहा है इसलिए b सम, सम आ रहा है तो सम, b सम आ रहा है तो b सम, सम आ रहा है तो सम, b सम आ रहा है तो b सम। और फॉर्म यही रहना चाहिए, या तो 2p होगा या फिर 4m के रूप में देगा 4m। तो 4m हो जाएगा तो सम, 4m + 1 हो जाएगा तो b सम, 4m + 2 हो जाएगा तो सम, और 4m + 3 हो जाएगा तो b सम। अरे समझ में इसी तरह में देगा, या फिर 6q के रूप में देता है, 6q दिया तो सम, 6q + 1 दिया तो b सम, 6q + 2 दिया तो सम, 6q + 3 दिया तो b सम। अब क्या समझ में? तो ये सब छोटा छोटा चीजें इसको समझिए, ऐसे ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव में 15 से 20 नंबर आ जाएगा, फिर आप पास हो जाएंगे। अगर उसको इस टॉपिक को समझिए तो ये आसान समझना है। सर ये आया तो b सम +1 लग गया तो b सम, क्योंकि +1 मतलब 2 से नहीं कटेगा, और जो 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या होता है। और लास्ट में सर विषम इसलिए विषम पूर्णांक क्या, जो लास्ट में 2 है यानी कि 2 से कट जा रहा है, जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होता है। और सर ये कट गया तो सम हो गया, फिर विषम सम विषम सम, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह सब समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए। 7 का P। 7 देखिए, ये भी बताया था आपको ना जी, किसी भी दशमलव प्रसार का अशांत है, शांत और अशांत बताए थे। जो P आप बताओ शांत और अशांत किससे निकलता है? आंसर बताओ, निकाल बताएं सर। हाँ। B। कितना? B। बी, ये बी होगा। दूसरा कोई बताओ। बी होगा। कहीं 50 भी कटेगा, नीचे में 1600 भी कटेगा, 625 भी कटेगा। 2 बार में जो कट रहा है नहीं होगा वो शांत हो जाएगा। चलिए शांत जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। शांत और अशांत सुनना है, इसमें से आपको अशांत निकालना। क्या? अशांत। सर कैसे निकलता है? तो हर वाला को फैक्टर करते हैं, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं अंश हर, अंश हर, अंश हर। तो हर वाला को फैक्टर करेंगे, यानी उसमें 2 और 5, यानी कि 2 के पावर कितना भी हो, 5 के पावर कितना भी हो, 2 और 5 आए या दोनों आए और दोनों में से कोई एक भी आए, तब भी क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। और इसके अलावा कोई और आ जाए, जैसे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई में 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अशांत। उसको खा दो। क्या आता है? अशांत। क्या होगा? अशांत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर करके। क्या करके देखते हैं? फैक्टर। अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को फैक्टर करेंगे। 50 है, 50 का फैक्टर कीजिए, कितना होगा? 25 5। अब बताओ इसमें 2 भी है 5 भी है, ये क्या हो जाएगा? शांत। क्या होगा? शांत। सर ये तो शांत होगा, हमको निकालना क्या है? अशांत। क्या निकालना है? अशांत। देखो इसको फैक्टर कर देते हैं। हो जाएगा 1600 को 800 400 200 200 100 50 25 5। इसमें भी 2 5 5 है, इसके अलावा कोई नहीं, फिर भी क्या हो जाएगा? शांत। अरे 25 से 25 कट जाएगा ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, तब फिर भी क्या बचेगा? 2 वाला बचेगा कि नहीं? अब इसको भी करेंगे, 625 है तो कितना आएगा? 5 से करो एक बार में 25 और 5 बचे 25। सर इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 5 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 5, ये भी क्या होगा? शांत। सिर्फ 5 5 हो या सिर्फ 2 2 हो या 2 5 दोनों, तब भी क्या होगा? शांत। तो बच कौन गया? ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अब इसको भी चेक कर लीजिए, इसको फैक्टर करिए 243 किससे होगा? किसका सर? इसका 3 से कटेगा ना? 3 या 3 24 है। बताओ 2 5 आ रहा है? नहीं, 2 5 में से कोई नहीं है, नहीं तो 2 है नहीं तो 5 है। क्या है? 3 है। 2 5 के अलावा कोई अलग आए उसको गुणा निकालना, तो क्या उसको बोलते हैं? आसान। ये क्या हो जाएगा? आसान। कोई दिक्कत? कह रहा है बाबू कि एक दिया हुआ है 5² -14y प्लस में 8, शून्यांकों का योग क्या होगा? शून्यांकों का योग क्या होगा? तो मान लेते हैं इसका 2 शून्यांकों का, क्योंकि सर पावर 2 है, जिसका पावर 2 उसका शून्यांक की संख्या 2। अब इसका पावर 2 है तो शून्यांक की संख्या 2 होगा, तो मान लेते हैं वो अल्फा है वो
बीटा है। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और बी क्या होता है, y है तो y के गुणांक में, x रहता था तो x के गुणांक में, तो कितना हो जाएगा -14। और जहां आया माइनस थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि नहीं, क्योंकि माइनस फार्मूला में भी है और माइनस यहाँ भी है। अगर आप माइनस इसको छोड़ देंगे -14 हो जाएगा, लेकिन माइनस लेना है, माइनस आएगा तो हमें सतर्क हो जाना है। y स्क्वायर, ये क्या होता है, y स्क्वायर का गुणांक, तो कितना हो गया, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। आपसे इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो शून्यांकों का गुणनफल लिखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई a। c क्या होता है, अचर पद कितना है 8, और a क्या होता है, y स्क्वायर का गुणक कितना है 8/5। दोनों से कोई पूछ सकता था, आप बना लेंगे। एक और पूछता है अज्ञात बहुपद, ये बहुपद जो निकला हुआ है पोलिनोमियल, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर y में है तो y स्क्वायर हो जाएगा, y में तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और x में रहेगा तो x स्क्वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं x स्क्वायर वाला आसान से याद हो जाता है, लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन चीज इसे याद रखें, रिलेटेड पूछेगा, आप हमेशा जिसको नहीं याद है नोट कर सकते हैं। अज्ञात बहुपद निकालना, अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है उस बहुपद को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य माने क्या होता है, जो जीरो ना हो, अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, जीरो से बड़ा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कह रहा है एक अशून्य परिमेय, मान लेते हैं अशून्य परिमेय 2 है, और एगो परिमेय, एगो अपरिमेय, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, अपरिमेय मान लेते √3। अभी दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। तो क्या आप जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। इसलिए सर हमेशा क्या होगा, हाँ बोलिए, सुनेंगे आपको 100 में से 50 आसानी से बोल देंगे, सिर्फ सुनने से, और जाके सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब जल्दी फास्ट थोड़ा सा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यांक निकालना। क्या निकालना है, शून्यांक। हम आपको बताए थे किसी भी का अगर शून्यांक निकालना तो बराबर में क्या करेंगे, 0। ये बात याद है, हमारा कॉन्सेप्ट याद रखिए। मैथ में कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, रटा नहीं जाता। कॉन्सेप्ट सीखिए, कितना भी फास्ट क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन देगा वो बन जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी का शून्यांक निकालने के लिए बोलेगा उसके बराबर 0 करना, इसको बराबर 0 कर दिए। अब आपको दिख रहा है सर x स्क्वायर माइनस तो क्या जाएगा प्लस में, सर x स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इधर जाता तो क्या होता है x बराबर क्या है प्लस माइनस 11। सर स्क्वायर है तो इसका दो शून्यांक होगा, एक हो जाएगा x बराबर √11 प्लस में, एक हो जाएगा माइनस, यानी कि सर दो शून्यांक ये हो गया, अल्फा बराबर ये और बीटा बराबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग -4 है, शून्यांकों का योग मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा -4। आपको योग दिया हुआ है, शून्यक नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, योग, दोनों को जोड़कर आपको दे दिया हुआ है। और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है -5, शून्यांकों का गुणनफल -5। आपको निकालना है बहुपद। क्या निकालना है, बहुपद। आप बताइए बहुपद निकालने के लिए अभी फार्मूला आप बताएं कि अज्ञात बहुपद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अब बताओ x स्क्वायर छोड़ देंगे, ये दोनों के योग दिया हुआ है, कभी-कभी अलग-अलग देता है अल्फा और बीटा, तो उसको पहले जोड़ते हैं फिर गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस है तो 27 x प्लस अल्फा इनटू बीटा माइनस है तो 27 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये आपको x प्लस 8 के शून्यांकों का योग दिया हुआ 6, तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग मतलब सर अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 6, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। हम बताए थे कभी जब यहाँ k लिख देता है और अल्फा इनटू बीटा दे देता है, निकालना पड़ता है। कभी यहाँ पे दे दिया तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 6। b क्या होता है, x का गुणक, तो कितना होगा -k बटा a क्या होगा x स्क्वायर का गुणा
कुछ नहीं है तो One. 1, कुछ नहीं है तो One. 1 बराबर 6, माइनस माइनस Plus. प्लस बराबर 6, के बराबर क्या हो गया 6। यही तो पूछना था, बताया देख नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको, के किस मान के लिए समीकरण का समपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। अब बताओ तो रेखा अगर समपाती है तो कंडीशन क्या होता है, बस C2। यदि सर ग्राफ समपाती है, कोइंसिडेंट लाइन हो, समपाती कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है जी। देखो 30 नंबर, अगर सर लाइन कोइंसिडेंट तो समपाती रेखा हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, समपाती रेखा हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि सब बराबर होगा तो समपाती होगा। समपाती मतलब अनेक है, अनंत या अनेक है, ठीक है। ग्राफ अगर पैरेलल होगा तो कोई हल नहीं, ग्राफ पैरेलल होगा तो कोई हल नहीं। उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला नॉट इक्वल, लास्ट वाला नॉट इक्वल, और जिसमें पहला वाला नॉट इक्वल उसका ग्राफ प्रतिच्छेद क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है, उसका हल एक होता है। अब बताओ इसमें आपको निकालना है कि के का मान, इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x - y बराबर -8, 6x - ky बराबर -16। अब के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू निकालिए। देखो तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1/A2 निकालो, A1/A2 क्या होगा 3/6, B1/B2 निकालिए -1 - k, C1/C2 निकालिए, यस हो गया -8, इधर से माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब सर कंडीशन से होता है सब बराबर, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए A1/A2 कितना है 3/6, ये बराबर होगा सर -1 - k का, ये बराबर होगा 8/16, होगा कि नहीं। अब देखिए ये भी होगा 1/2, ये भी होगा 1/2। अब इसको इसके साथ बराबर कर दो तब भी वही के का वैल्यू आएगा, या फिर इसको इसके साथ बराबर कर दो तब भी के का वैल्यू वही आएगा, क्योंकि तीनों बराबर है, हम किसी के साथ बराबर कर सकते हैं, तो इसी के साथ बराबर कर देते हैं। 1/2 बराबर 1/k, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे इसमें इससे, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2, यही आपको निकालना। देखिए तो कितना आसान। 14 हम आपको बताए थे कि यदि शून्यक 4 और 7 दिया है तो बहुपद की संख्या कितना होगा, अनगिनत। बताए थे कि नहीं बताए थे कि बहुपद का शून्यक दिया हुआ 4 से मतलब कितने बहुपद बन सकता है, अनगिनत। कैसे सर, पहले a को बनाएंगे, x² a को बनाने के लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये निकालेंगे शून्यक के बहुपद निकालने के लिए। x² माइनस दोनों को जोड़ देंगे 7 + 4 इनटू x प्लस 4 इनटू 7। अब देखिए x² माइनस 7 से 11 x प्लस 28, यही होगा एगो बहुपद हो गया, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर देंगे तभी तो एगो बहुपद बनेगा। 2x² माइनस 22x प्लस 28 दूनी 56 बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 से गुना करेंगे तभी एगो बनेगा बहुपद, फिर x² माइनस 33x बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 से गुना करेंगे फिर भी बनेगा, 5 से करेंगे फिर भी बनेगा, 6 से गुना करेंगे फिर भी बनेगा। अलग अलग बहुपद बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। और इस सभी अलग अलग बहुपद को अगर बराबर करके आप 0 निकालेंगे, क्योंकि शून्यंक निकालने के लिए क्या जाता है बराबर में 0, और बराबर करके 0 निकालेंगे इस सभी शून्यंक जो आएगा कितना आएगा 4,7, 4,7 मतलब एक आएगा 4 और दूसरा आएगा 7। आप ट्राई करके देख सकते हैं बराबर में 0 करके, ठीक है। आपको हमेशा 4 और 7 है, तो आपसे पूछेगा कि अगर 4 और 7 शून्यंक है तो बहुपद की संख्या कितना होगा, तो अनगिनत। बहुपद किससे बनाया जा सकता है, अनगिनत। 50 से गुना करेंगे जो भी बहुपद आएगा उसका भी शून्यंक 4 और 7 आएगा। 100 से गुना करेंगे उसका भी शून्यंक निकालेंगे तो 4 और 7 आएगा। यानी कितना भी से अगर इसमें गुना करके आप लाएंगे तो बहुपद अलग अलग होगा लेकिन शून्यंक क्या होगा, सेम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। कोई दिक्कत है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य 2 है। अब ऐसा प्रश्न के कैसे बनाने के लिए बोले, ऑप्शंस, किसे ऑप्शंस। अब अलग अलग फैक्टर करके मूल्य निकालेगा तो समय बहुत न लगेगा जी, इसलिए ऐसा का आप निकालेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन लिख रहे हैं,
देखो कह रहा है कि जो दिया हुआ चार ऑप्शन इसमें से किसका मूल्य 2 है, किसका मूल्य 2 है। ये 2 का पुट कीजिए, जिसमें पुट करने के बाद वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, वही उसका मूल्य होगा, वही उसका मूल्य होगा। तो देखिए इसमें पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, सुन 21। आप देखिए तो 4 प्लस में बाकी माइनस में कट के 0 होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मूल्य पूछ रहा है। और मूल्य का मतलब ये होता है कि बराबर में 0 करके निकालते हैं, बराबर में 0। शून्यांक के मूल्य सेम होता है, मूल्य होता है इक्वेशन में, शून्यांक होता है बहुपद में, बराबर करके 0 निकालते हैं। तो इसके मतलब इसको पुट करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, तो ये नहीं है, इसमें पुट करिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस देखिए 5 4 9, 9 में 7 का 1 है, 0 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 में 7 घटाएंगे आएगा 0 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बस गया तो क्या होगा, यही होगा। चेक कर लेते हैं, चेक क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 लिख दें, माइनस कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 भी प्लस में 6 भी प्लस में कितना हो गया 14 माइनस 14 काटे कितना हो गया 0। आंसर कोई दिक्कत। तो ऐसा क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से बताइए। अगर आपको भुला जाते हैं तो क्या करेंगे, अलग अलग आपको फैक्टर निकालना सर पड़ेगा। वहां पर 2 into 2 करें तो 4 ना होगा। 2 into 4 यस सर, 4 से अगर 1 बचेगा ना, यस सर, तो नहीं ना होगा। नहीं होगा, ये वाला ना बताएं ये होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 16 जो कि हम आपको बताए है कि नहीं, बताओ तो कि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो हल कितना होगा, कितना काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो फिर से रिपीटेशन कर लो, यदि प्रतिच्छेदी हो गया तो हल 1, अगर समांतर हो गया तो हल कोई हल कोई नहीं, मतलब 0 हो गया। अगर समपाती हो गया, समपाती मतलब एक ही पर हो गया तब क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब इसके कंडीशन क्या होता है, कंडीशन पूछ लेता है a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। अगर समांतर है तो पहला नॉट इक्वल तो 1 है और अंतिम नॉट इक्वल तो 0 है, कोई हल नहीं। अंतिम नॉट इक्वल कर दो, b1 by b2 not equal to c1 by c2। आसान याद करना होगा, पहला नॉट इक्वल तो 1 है, अंतिम नॉट इक्वल तो कोई हल नहीं, और सब बराबर तो अनेक है, सब बराबर तो अनेक है। और दूसरा बात, एक बार काटेगा तो 1 हल, कोई एक बार नहीं काट रहा तो कोई हल नहीं, अब बार बार काटेगा तो अनेक। और तो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताते हैं, यदि समांतर श्रेणी में सार अंतर मतलब d बराबर -2 है तब आपको निकालना है nवां पद a है तो a17 -8 कितना आसान से बताता है कि नहीं। कैसे बनेगा, a17 को डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इधर देखो बिक्की, डायरेक्ट a17 निकालने के फार्मूला क्या होता है a प्लस 16 माइनस माइनस आ गया 17, 13 निकालने के लिए क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला a प्लस 12। ये दोनों में सेम होता है, 17 निकालना है तो एक काम कर दो गुने d, 13 निकालना है तो एक काम कर दो 12d, ये प्लस सेम होता है। अब देखो कितना आसान हो गया, माइनस गुना कर दो माइनस से, माइनस इधर जाएगा तो -12d, इसे ही कट गया 16d में से -12d जाएगा, कितना बचेगा 4d, d का वैल्यू दिया हुआ -2, कितना हो गया -8, कितना आसान है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो मूल्य समान है लेकिन इक्वेशन दिया हुआ है b² प्लस ax प्लस c बराबर 0। कह रहा है कि मूल्य समान है तो c बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बताया था। अगर मूल्य बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है 0, मूल्य समान है तो d बराबर 0 होता है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं d बराबर 0, मूल मतलब रूट्स इक्वल हो तो d बराबर 0। तो आपसे c का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है c का, तो d बराबर क्या फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। आप देखिएगा थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम पढ़े थे यहाँ a हो यहाँ b हो, लेकिन चेंज किया यहाँ b और यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए। मैथ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपका हार्ट कितना भी देगा दिक्कत है, इसे करते हैं एक बार दांत काट कर देखो छूट जाएगा। तो बचपन नहीं है, बचपन में खत्म कर दो। b मतलब x का गुणा, x का गुणा कितना है a, तो क्या हो जाएगा a² -4। a मतलब क्या होता था x² का गुणा तो कितना है b, और c क्या होता है कांस्टेंट। अब यहाँ से निकालना क्या है c, क्या निकालना है c, तो c निकाल लीजिए, उधर जाएगा a² बराबर 4bc, c निकालना है तो उसको इधर भेज दीजिए a² बटा 4, c बराबर हो गया a² बटा 4। 19
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 5, 11, 14 का बारहवां पद निकालना है। क्या निकालना है? बारहवां पद। अब बताइए तो 12th टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि सर बारहवां पद निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा? a + 11 d। a क्या है? 5 और d कैसे निकलता है? d2 minus t1 d2 minus t1 d2 कितना है? 8 और t1 कितना है? 5 कितना हो जाएगा? यहाँ क्या पुट कर देंगे? 33 5 + 33 बराबर कितना हो जाएगा? Yes, तरीका था। अब t12 पूछा, हो सकता है सर t20 पूछे। t20 पूछा तो क्या करेंगे? a + 19d। और तरीका था आपसे पूछेगा t30 तो क्या करेंगे? a + 19d। तरीका था a दिया हुआ रहता है d सा t2 से t1 करके निकाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा? बताइए तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x = 0। y अक्ष का समीकरण तो x = 0। और अगर x अक्ष का समीकरण तो y = 0। क्वेश्चन नंबर 21 आपको ऐसा देके पूछता था कि कौन सा पद 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। आप आराम से बना लेते थे tn बराबर। लेकिन पूछा है कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो फिर भी tn को मानेंगे क्या मानेंगे? <0 मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अब tn बराबर आप क्या फॉर्मूला जानते हैं? बोलिए। AP दिया हुआ है, इससे कह रहा कौन सा पद 0 से कम मतलब ऋणात्मक में होगा। क्या होगा? ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है। कौन सा प्रथम निकाल रहे हैं? n बराबर क्या होता है? a + n - 1d d। n पता है? नहीं। ये क्या होगा? 25 n को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और d d हो कितना जाएगा होगा? 5 d निकालने के लिए t2 minus t1 20 minus 25 बराबर -5। आपको हमेशा निकालना है। ऐसा दे देगा तो आप 5 लिखेंगे, आएगा d -5। इसमें निकाल के एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका क्या आएगा? -5। तो d की जगह कितना रखें? -5 <0। अब देखिए यहां से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से में करेंगे -5 पे माइनस +5 0। अब देखिए तो 25 है प्लस में, 5 में है प्लस में से कितना हो जाएगा? 30 - 5 <0। अब ये माइनस ऊपर क्या हो जाएगा? चीज वही है, आपको लेस देन इक्वल टू उसको दिलाना नहीं है, जैसा है वैसा ही उसको छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। लेस देन बराबर 5 तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड कितना हो जाएगा? 6 <0। यानी कि सर n का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा कौन होगा? 7 भी, 8 भी और 9 भी। 7 भी, 8 भी और 9 भी। सर 7 भी होगा 6 से बड़ा, 8 भी होगा और 9 होगा। अब तो सर ये तो फंसा दिए। आप किसको ऑप्शन माने? 6 से बड़ा, n मतलब क्या होगा? 6 से बड़ा। ऑप्शन में 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। हम किसको चूज करेंगे? 7 क्या चूज करेंगे? 7, क्योंकि बोल रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें पहला नेगेटिव कौन होगा? 7 क्योंकि इसके बाद अगर ये माइनस में आ गया तो फिर माइनस में ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेम डिफरेंट होता है। तो आगे मान लीजिए कि यहाँ पे -1 आ गया, -1 आ गया, तो फिर आगे कितना होगा? -6, फिर आगे कितना? -11। लेकिन आपको पूछ रहा है कि पहला कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो 7वां। कितना होगा? 7वां। फिर उसके बाद 8वां भी ऋणात्मक होगा और 9वां भी होगा। लेकिन पहला कौन होगा? 22 में कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन एपी में नहीं है? हम आपको याद करवाए थे, याद है? 0.32 0.22 0.222 0.222 ऐसा दिया रहे तो एपी में नहीं होता, एपी में नहीं होता। 0.3 0.33 0.333 0.333 ऐसा रहेगा तो एपी में नहीं होता, एपी में नहीं होता। आप ऑप्शन में देखिए कि ऐसा है, अगर है तो वही एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप डायरेक्ट मार्क आइएगा सर, ऑप्शन नंबर सी एपी में नहीं होगा, किसी को चेक करने की जरूरत नहीं। चलिए अब सर मान लीजिए कि ऑप्शन ना दे, जो दिया हुआ है इसमें एक ऑप्शन इनमें से ना दे, दूसरा दे, तो क्या चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो एपी में है और सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3 और 6 की दूरी है। x अक्ष से एक बिंदु है 3, 6 की दूरी। हम आपको बताए थे अगर x अक्ष से दूरी पूछना है तो y वाला बताएंगे। क्या बताएंगे? y वाला। तो
x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 6 इकाई, कितना हो जाएगा 6 इकाई। अगर y वाला से पूछेगा y से दूरी तो क्या बोलेंगे x वाला, क्या बोलेंगे x वाला, तो कितना हो जाएगा 3 इकाई। हम आपको समझाए भी थे, समझा थे कि नहीं कि एक ग्राफ है x सही y होता है, ये 0 है, मान लेते हैं सर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6। अब बताइए पहले x वाला लिखते हैं, x वाला लिख दिया 3, फिर किसको लिखते हैं y वाला, कितना तो पढ़ना 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हो गया। अब ये दोनों कहाँ मिलता है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं 3,6 3,6। ये पहले x हो गया फिर y हो गया। अब देखो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी, तो देखो तो x अक्ष यहाँ इन है और यहाँ से पॉइंटर तक पहुंचना था, क्या लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन चलेगा ना ऊपर पहुंचेगा जी। x वाला पूछता है दूरी तो y वाला बोलते हैं, और y से पूछे तो x वाला कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो y है और इससे हमको इस पॉइंट तक पूछना था, कितना 1 2 3 स्टेप चलना होगा, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा नहीं 1 2 3 यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सर y से पूछे तो x वाला बोल दिए, x से पूछे तो 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है 4.5 और 6.5 किस कोऑर्डिनेट में, किस पाथ में, प्रथम पद, क्योंकि दोनों प्लस है, v प्लस v प्लस। अब बताए थे कि प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता देंगे नहीं, और माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड, माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड, और अगर माइनस और कोमा प्लस रहेगा तो सेकंड, माइनस और प्लस रहेगा तो सेकंड, और प्लस कोमा माइनस रहेगा तो फोर्थ, क्या होगा फोर्थ। याद किया था चतुर, पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव, चतुर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो चतुर्थांश हो गया फोर्थ में, ठीक है। जिसके बाद दो ही दिमाग रहेगा, पहले फेल होगा फिर पास होगा, तो पहले माइनस में दो सेकंड। तो दिक्कत है इसी में एक और पूछता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु का नियम क्या होता है 0,0। एक और पूछता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी √x² प्लस y²। कोई दिक्कत है नहीं, तब याद करिए। आगे आइए पूछ रहा है माप बिंदु का नियम, इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं। अब बताओ क्या होता है मिड पॉइंट का निकालने के लिए, मान लो इसके बीचों बीच में है और बीचों बीच में p है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है कि नहीं। अब देखो क्या बार पूछा है, हर सेट में पूछ रहा है। x1 किसको मानते हैं, इसको, और y1 किसको मानते हैं, इसको, x2 इसको, y2 इसको। x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 1 बटा y1 प्लस y2 -4 प्लस 2 बटा 2 हो गया कि नहीं होगा। अब देखिए p 3 आवे कितना होगा 4 बटा 2 और -4 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -2 बटा 2, 2 दूनी 4 हो गया। p कोऑर्डिनेट बराबर 2 - 1। याद कर लीजिए मध्य बिंदु का अगर पूछेगा कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर आपसे पूछेगा बीच की दूरी, सिर्फ पूछेगा बीच की दूरी, तब क्या होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपसे पूछेगा कोई त्रिभुज है, इसको मैं g केंद्रक का क्या बताएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत, आगे चलिए। लिखो कम से कम, करे तो ना आएगा रे, मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं बिना मेहनत। देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालना, मूल बिंदु सर एक p है और माइनस a है माइनस b है, और ये मूल बिंदु है a, मान लेते 0,0। जब मूल बिंदु से होगा तो हम अभी बताएं कि मूल बिंदु से किसी की दूरी निकालने के लिए x² प्लस y² होता है, तो x को यही रखेंगे -1 -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, अंडर रूट क्या होगा -a2 और a स्क्वायर माइनस में तो अब याद कर लीजिए कि मूल बिंदु से अगर सर किसी को दूरी पूछेगा तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर a b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या x y देगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या p q देगा तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। तो दिक्कत है इसमें, आप सब थोड़ा थोड़ा चीज याद करेंगे आप पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ 3 और संरेखीय तो k का वैल्यू, ऐसा भी बताए थे। अगर संरेखीय है तो k का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाता है, त्रिभुज के लिए 1/2, त्रिभुज के लिए 0 होता है, तो संरेखित देगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0, फिर वहां से k का वैल्यू निकालना। कह रहा है कि 3 बिंदु संरेखीय है
तब इसको के का वैल्यू निकालना। क्या है के का वैल्यू निकालना। तो ऐसा क्वेश्चन देगा के का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप सोचिएगा सर इस त्रिभुज के एरिया क्या होगा 0। जब तीनों बिंदु कोलिनियर होता है तब त्रिभुज के एरिया क्या होता है 0। त्रिभुज के लिए 0 कर दीजिए। बराबर क्या लगेगा 0। कोलिनियर है ABC। आप सर इसका फॉर्मूला क्या होता है जब वर्टेक्स दिया हुआ रहता है तो 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। हम याद करने के लिए बताए थे x1 1 2 3 में चलना है, 1 2 3 में चलना है। x1 है तो y1 में चलेंगे, लेकिन 1 हो गया तो 2 minus 3। x2 है इसके बाद चलेंगे 3 और 1 y3 minus y1। x3 है तो x3 लिख दिए इनटू में y1 minus y2 y1 minus y2, यानी कि 1 2 3 पर आपको चलना है, 1 2 3 पर चलेंगे। अब कर इसके बराबर 0, इसको बराबर 0, तो 1/2 गुना मतलब क्या हो जाएगा 0। अब x1 कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे x1 ये क्या हो गया k। y2 कितना हो जाएगा, इसको ये हो गया x1, y1 ये हो गया x2, y2 ये हो गया x3, y3। तो x1 कितना हो गया k, y2 कितना हो गया -2, माइनस y3 कितना हो गया -5, माइनस क्या हो जाएगा बस वो दिक्कत है। x2 कितना हो गया -3, y3 कितना हो गया -5, y1 कितना हो गया 2, प्लस x3 कितना हुआ 7, x3 7, y1 यहाँ 2, माइनस y2 या माइनस बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे -4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस में 1 तो 1 गुने k क्या हो गया k प्लस, देखिए -5 और -2 -7 और -3 ऊपर करेंगे तो +21 4 और 2 6 से 7 ऊपर करेंगे 7 6 42 बराबर 0 तो k बराबर इसको जोड़ दीजिए 3 0 प्लस और माइनस हो जाएगा 3 और 6 तो k बराबर क्या आएगा -60। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोले थे कि दो समरूप त्रिभुज दिया था। मान लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप है, और दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजा का अनुपात क्या है 8 बहुत और पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्योंकि समरूप है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनका भुजा के वर्गों का अनुपात होता है। तो भुजा के वर्ग ले लेते हैं डायरेक्ट ही आपके है कि नहीं, या फिर ऊंचाई होगा तो ऊंचाई के वर्गों का अनुपात ले लेंगे। कोई दिक्कत ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25/64 अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा AB स्क्वायर बट्टा में इधर जाएगा आपको भुजा के निकालना है, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर देंगे, टोटल का स्क्वायर कर देंगे हो गया। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा कितना आसान है बताओ, 5/8 बार पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 5/8 याद होगा कि नहीं, और याद होगा लास्ट तक बोलेंगे तो आप याद हो जाएगा AB * PQ AB/PQ सर भैया तो मैंने इसका आप देखिए डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पढ़ा रहे इसलिए इतना करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं सर एरिया का दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर के बराबर होता है तो स्क्वायर इस जगह पे किसमें होगा रूट में, किसमें होगा रूट में। एरिया दिया हुआ तो डायरेक्ट रूट चढ़ा देंगे, एरिया दिया तो डायरेक्ट 5/8 हमारी समाप्ति 5/8। अगर आपको एरिया का पूछ रहा है और भुजा का दिया हुआ तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी पहुंचना है। खत्म कर दिया खत्म हो गया। एक त्रिभुज है उसका आपको परिमाप निकालना है, ठीक है। नियामक दिया हुआ है 0 0 और 6,0, ठीक है। आपको परिमाप निकालना है, मतलब सर क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, मतलब क्या इसको निकालना होगा। तो परिमाप कैसे निकलता है, सही भुजाओं का योग, इधर देखो सही भुजाओं का योग। सर हमको AB निकालना होगा BC और CA, तो AB निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे AB। बताओ तो 0 0 हो गया सर, मूल बिंदु हो गया। और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का क्या होता है x² + y²। x² मतलब 0 का स्क्वायर, y² मतलब 8 का स्क्वायर। सर 0 का स्क्वायर + 64 और √64 बराबर कितना होगा 8। कोई दिक्कत है, इकाई या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। अब निकालना है BC, क्या निकालना है BC। तो BC भी 0 0 हो गया, ये हो गया x² 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर 36 + 0 बराबर कितना होगा 6 बराबर 6 बराबर 6।
लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सर अलग अलग है। तो इसमें निकालने के लिए सी निकालेंगे, क्यों? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को निकालेंगे। x2 कौन हो जाएगा? इसको मानते हैं 3 हो जाएगा, इसको मानते हैं 3, जो भी मान सकते हैं। x2 इसको मान लेते हैं 0 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बताइए 0 माइनस 6 यानी 6 माइनस 36 प्लस में 8 का स्क्वायर। अब बताइए इधर देखो तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा 36 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा? 100 100 का कितना हो जाएगा? 10 100 का कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए सर हमको निकालना परिमाप त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप किसे निकलता है? सभी भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना है? 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। BC कितना है? 6 यूनिट। और सर AC कितना है? CA 10। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24। कितना आसान। देखिए खेल क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज क्या है? ABC। और इस ABC में आपको दिया हुआ है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो बनाइए C क्या होगा? 90 डिग्री। और हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, अगर एक भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए किसका स्क्वायर है? AB का स्क्वायर। इन दोनों का योग के बराबर है, यानी कि सभी बड़ा होगा तो बड़ा भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब आइए नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का आ रहा है कि यदि एक कोण P डिग्री है और त्रिज्या R वाला त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़े हैं, थीटा बटा पाई r स्क्वायर। लेकिन थीटा की जगह आपको P दिया हुआ, थीटा की जगह P, तो P रख देंगे 360 पाई r की जगह आ रही है r स्क्वायर, कभी बड़ा आ जाता तो बड़ा रख देंगे। ये ऑप्शन में आपको दीजिए, यही आपको आंसर हो जाएगा। कभी जब पूछा था चाप की लंबाई, क्या पूछा था? चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई r। थीटा बटा P दिया तो P रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। कभी जब आपसे पूछा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई माइनस sin थीटा बाय 2, और दोनों में r स्क्वायर, दोनों में r स्क्वायर। कोई दिक्कत ऑप्शन से बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 45 45 और 90। दूसरा ऑप्शन है आपको 20 70 और 90। तीसरा ऑप्शन है 40 70 70। 20 देखिए पहला देखना है कि दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए। ये दोनों को जोड़िए तीसरा के बराबर है, या इस तरीके हो सकता है। ये दोनों को जोड़िए तीसरा के बराबर है, ये भी हो सकता है। ये दोनों जोड़िए तीसरा के बराबर है, नहीं ये नहीं हो सकता सर, पहला नहीं है। ये दोनों को जोड़िए तीसरा के बराबर है, आपसे भी दोनों आ रहा है ऑप्शन। दोनों को जोड़िए तीसरा के बराबर होगा, ये भी जोड़िए तीसरा के बराबर। लेकिन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 50। ये दोनों का अंतर कितना है? 0। दोनों का अंतर कितना है? 0। दोनों का अंतर यहाँ कितना है? 0। और इनमें दोनों का अंतर 50। आंसर कौन सा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आ गया थेल्स थ्योरम है कि नहीं? बोले थे जहां देखिए पैरेलल वहां लगाइए थेल्स बाबा। थेल्स बाबा यस सर 2.4 सेंटीमीटर आ गया बना के। ये लड़का थेल्स बाबा पर जाए यस सर इसको कहानी समझाती है। कल मार दिया तो 4 लोग पुलिस को खींच के गाल में। पहले मारा था तब नहीं पाया। देखिए आपको एलई निकालना है। क्या निकालना है? एलई। अब देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है एलएम पैरेलल एफजी, और जहां देखिए पैरेलल वहां लगाइए थेल्स थ्योरम या थेल्स बाबा को याद कीजिए। थेल्स थ्योरम क्या होता है? एल बटा एलएफ। एल बटा एलएफ। डॉक्टर इसमें 1 पॉइंट आप ये मान लेते हैं x निकालना है, एल मान लिया x। तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है? जब एलएम पैरेलल एफजी दिया हुआ है तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा बताइए? थेल्स थ्योरम से एल या एलई बटा एलएफ बराबर ईएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना आसान है। अभी x मान लिया सर, निकालना है। एलएफ कितना है? 7.2 बराबर ईएम कितना है? 1.8 और mg जी है, जी कितना है? 5.8
4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 110 इससे इसमें गुणा करेंगे तो x गुने 5.4 बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1.8 into 7.2 होगा कि नहीं। अब देखिए x गुना में तो क्या हो जाएगा भाग, इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 3 बार कट जाएगा, करेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट इसी खत्म हो जाएगा। ऐसे करेंगे 24 किया 72 x बराबर कितना है 2.4। कोई डाउट है? बन गया क्वेश्चन नंबर 34 110 34 आपको बार बार बता दें है नहीं, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं कर तो समझ में आता था। आप कितना अच्छा समझ में आ रहा है। 34 बताया था कि वृत्त के केंद्र पे T और T भी दो स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। और T और T स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है 2 और वृत्त पर अनंत बाह्य बिंदु से 2। तो सर ये हो गया T और ये हो गया A, TA और T दो स्पर्श रेखा हो गया। और कह रहे हैं कि केंद्र पर एक 70 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर 70 डिग्री मतलब AOB निकालना है, AOB E वाला निकालना है और E दिया हुआ 70 डिग्री, क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। ATB 70 डिग्री, तो आपको निकालना है AOB। अब आपको बता दें कि इस पर नम होता है 90 90 180 हो गया, तो बाकी दोनों की योग कितना होता है 180। तो सर एंगल AOB प्लस एंगल ATP बराबर 180। E दिया हुआ 70, एंगल AOB क्या होगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इस 70 दिया तो 180 से घटा दीजिए, और E दिया हुआ तो इसको 180 से घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। और इस आप एक नंबर लूट सकते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा देखना। आपको ऐसे भी पूछ देता है कि वृत्त है, एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों पर लाइन खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसको क्या होता है एक दूसरे का समांतर, क्या होता है समांतर, इसको पैरेलल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सर ये सेंटर से यहाँ जाएगा, इस पे जाएगा E और E भी क्या होगा पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस चीज को जाकर आप फिर से रिपीटेशन करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य जो है हम पूरा करने में पूरा कर रहे हैं। हम इतना मैथ को बना देंगे आसान कि आपको कभी नहीं करेगा परेशान। और एक और उद्देश्य है कि हम मैथ को नहीं होने देंगे आप सब पर भारी, सिर्फ विकास पर रखना होगा विश्वास जारी। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास एंड करते हैं। जहाँ भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों को सम्मान कीजिए, टीचर को बात को मानिए और उसको गलत मत समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। आपका जिंदगी सफल जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।